एक बड़ी खबर और न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब निशाने पर माओवादियों के टॉप लीडर्स आ चुके हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको जगदलपुर से इस वक्त बता रहे हैं। सुरक्षा बलों के निशाने पर अब टॉप नक्सली लीडर आ चुके हैं। इसके लिए बाकायदा रणनीति तैयार कर ली गई है। बस्तर आईजी सुंदर राजवी की तरफ से एक बड़ा बयान इसको लेकर निकलकर सामने आया। एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं। सेंट्रल और पोलित ब्यूरो संगठन के कुछ लीडर ही अब बचे हैं और अब अंतरराज्यीय सीमा पर एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। यह कहना है पी सुंदरराज का। अंतरराज्यीय सीमा पर ज्वाइंट और बड़ा ऑपरेशन जल्द ही शुरू करने वाले हैं। सुरक्षा बल पड़ोसी राज्यों की फोर्स के साथ मिलकर यह ऑपरेशन अंजाम दिया जाएगा और अगर मुख्य धारा में लौट आए तो मारे नहीं जाएंगे। बड़े लीडर यह भी कह दिया है, यानी कि ऑफर भी रख दिया है कि मुख्य धारा में आप लौट कर आना चाहते तो आ सकते हैं, वरना आप टारगेट पर हैं और पड़ोसी राज्य के सुरक्षा बल जो हैं उनके साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाए जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। नक्सलियों के बड़े लीडर्स को घेरने के लिए एक बड़ी रणनीति जो है वो तैयार कर ली गई। माओवादी का जो संगठन में जो पीएलजी कंपनी, पीएलजी प्लेटून्स है, पीएलजी बटालियन, ये सब हमारा एक फोकस में रहते हैं। उसी को टारगेट करके हम लोग लगातार उनकी प्रति जो भी आसूचना मिलते हैं उसका तस्दीक करके कार्रवाई करते हैं। वो हिडमा हो या अन्य जितना भी जो कैडर्स है, यदि तब तक वो हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम दे रहे तो हमारा टारगेट में रहेगा। इसलिए आने वाले समय में भी लगातार जो टॉप कैडर्स के ऊपर जो एक फोकस्ड अप्रोच के तहत हम कार्रवाई करेगा। और हमारा हमेशा एक अपील भी रहते थे, यदि माओवादी संगठन का जूनियर लेवल कैडर हो या सीनियर लेवल कैडर हो, यदि इनसा त्याग करके यदि समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य यदि आत्मसमर्पण करेगा, उनके सभी प्रकार के जो मेडिकल सपोर्ट ये से लेकर आर्थिक सहायता से लेकर अन्य सभी प्रकार के जो सुविधा है जो स्टेट का जो सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी तहत हम उपलब्ध भी कराते हैं और उनके एक सामान्य जीवन जीने के लिए सभी पुनर्वास कार्यवाही भी करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। कांकेर जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर किरगापाटी गांव के लोगों को एक अदद पुल की दरकार है। इलाके के लोगों को 12 साल से सिर्फ एक पुल का ही इंतजार है। ग्राम पंचायत मांदरी के आश्रित ग्राम किरगापाटी के लोग बारिश के दिनों में काफी कठिनाइयों का सामना करते हैं और हर साल यही स्थिति बनती है। फिर से बारिश का मौसम करीब आ चुका है। महज 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लोगों को 5 गांव घूमकर अपनी जरूरतें पूरी करनी होती हैं और ग्राम पंचायत मांदरी गांव में ये लोग आते हैं। पुल नहीं बन पाने की वजह से पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हमेशा टेंडर की प्रक्रिया में देरी को जिम्मेदार बताते रहे हैं। कैसे करते नचने रंग था ना, ये करके बनाए के बाढ़ बात है था, बाढ़ ले जम फिर बना था गाँव वाला। क्या हुआ था इसमें? लकड़ी का पुल बनाना पड़ा सर। पुल टूट गया था, मांग किए पुल के लिए तो बना नहीं रहे, तो इमरजेंसी आने जाने के लिए। अच्छा, कब से टूटा हुआ है ये? 2012 से टूटा हुआ है। तो फिर बारिश के दिनों में फिर अब बारिश आ रही है तो बारिश में परेशानी फिर से ये टूट जाएगा, फिर से बनाना पड़ेगा। मतलब हर साल ये नया बनता है। ये पुलिया जो है सन 2012 से टूटा हुआ है और इसके लिए कई बार आवेदन दे चुके हैं विधायक के पास, कलेक्टर के पास, फिर भी मांग पूरा नहीं हो रहा है। और यहाँ स्कूल है, आश्रम है और प्राइमरी और मिडिल तीनों स्कूल हैं, तो बाहर से भी आते हैं तो उनको भी बहुत परेशानी होती है। कैसे कर दें, कैसे नाक थन और हाथ कर लड़का मन जाते हैं, लड़का मन के तो ज़्यादा परेशान है। जनता की मांग और आवश्यकता को देखते हुए लोक विभाग द्वारा 2.25 करोड़ का प्रशासकीय स्वीकृति फरवरी में प्राप्त किया जा चुका है। इसकी निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है। केंद्र शासन से जो कुछ स्वीकृति मिली है, अति आवश्यक सड़क और पुल करीब 150 हैं, इनकी निविदाओं को लगाए जाने के कारण इसकी निविदा लगाने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। हालांकि यह निविदा भी 28 जून को खुल जाएगा। 28 जून को खुलेगा। खुलने के बाद में इसकी एजेंसी तय होगी, तो एजेंसी तय होने के बाद हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इस पुल को जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे। किरगापाटी गांव के लोग हर बरसात के मौसम में टूटी हुई पुल में जोखिम भरे रास्ते को पार करते हैं और कई बार इस जोखिम भरे पुल को पार करते हुए ग्रामीण घायल भी हुए हैं। लेकिन इनकी कई बार की मांग को प्रशासन ने ठुकरा दिया है और इन्हें लकड़ी का पुल बनाकर इस
रास्ते को पार करना पड़ता है। महज कुछ ही किलोमीटर दूरी पर जिला मुख्यालय से लगा हुआ किरगापाटी गांव, जिसको इस पुल के ना बनने से 8 किलोमीटर की ज़्यादा दूरी पार करनी पड़ती है और जोखिम भरे इस टूटे पुल को स्वयं ही निर्माण करके वो खतरों से खेलते हैं। खेमनारायण शर्मा, न्यूज़ 18 कांकेर। चलिए बात करते हैं आगर मालवा जिले की, जहां पर तीसरी संतान होने के चलते सरकारी माध्यमिक विद्यालय बीजा नगरी में तैनात एक शिक्षिका की सेवा को समाप्त कर दिया गया। शिक्षिका को पहले से ही 2 संतान हैं। उनको 2009 में तीसरी संतान हुई थी, जिसकी शिकायत मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने की थी। जांच के बाद संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग उज्जैन ने एक आदेश जारी कर शिक्षिका की सेवा को समाप्त कर दिया है, जिसके बाद शिक्षिका ने जल्द ही कोर्ट जाने की बात कही है। विरोध की भावना से, द्वेषता की भावना से किया है, ये कतई सही नहीं है। और प्रेम नारायण पुरोहित सर पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व हैं और वो राइटिंग का कार्य उस लेटर पैड पे कर रहे हैं और मेरी शिकायत करवा रहे हैं। और शिकायत करवा कर मुझे अपमानित, मेरे मान सम्मान की प्रतिष्ठा को पूरी तरीके से उन्होंने खराब किया है और मुझे पूरी तरह से द्वेषतापूर्ण मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। मैं आपसे यही कह रही हूँ कि मुझे अब विभाग ने तो सेवा समाप्ति का आदेश दे दिया है। अब मुझे कोर्ट की शरण में ही जाना पड़ेगा और जहां से मुझे न्याय मिल सके। है क्यों सेवा समाप्त कर दी गई? नियम के तहत ही अगर कार्रवाई हुई है तो नियम के तहत कार्रवाई की गई होगी, लेकिन शिक्षिका की तरफ से दलील क्या और नियम क्या? रजनीश जी प्रिंस, ये शिक्षिका जो है ये शासकीय माध्यमिक विद्यालय बीजा नगरी में पदस्थ थी और 2009 में जब इसका तीसरा बेटा हुआ तो उसके बाद इनकी शिकायत जो मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस संघ के पूर्व अध्यक्ष है श्याम सिंह पंवार, उन्होंने 2020 में दर्ज कराई थी। तो जो नियम है उसके अनुसार इनकी शिकायत की गई कि भाई इनके 2 संतान के बाद तीसरी संतान हुई है। लेकिन उसके बाद अब जो शिक्षिका है इनका कहना है कि उन्हें नियम की जानकारी तो थी, लेकिन जब उनका जब तीसरी संतान की उनको जानकारी लगी तो डॉक्टरों ने मतलब उनको मना कर दिया था कि ओवरस्टोन करने के लिए, जिसके चलते मतलब उनकी जान को खतरा था। इस तरह की वो दलील दे रही है कि उनकी और उनके बच्चे की जान को खतरा था, जिसके चलते उन्हें तीसरी संतान को जन्म देना पड़ा। तो अब वो इस बात को लेके कोर्ट जाने की बात कर रही है। साथ ही वो ये भी कह रही है कि इस तरह के जिले में और भी कई ऐसे शिक्षक या कर्मचारी हैं जिनकी तीसरी संतान है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उन्हें टारगेट करके इस तरह की कार्रवाई करके उनको नौकरी से निकाला गया। जी पुनीत। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मुरैना में कोचिंग पढ़ने के लिए गई 3 नाबालिग छात्राओं के अपहरण की शिकायत सामने आई है, जिसके बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। सबलगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है। 3 सखी बहनें शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने कोचिंग से लेकर रिश्तेदारी में पता किया और आखिर में थाने में जाकर शिकायत की गई। पुलिस ने 2 संदेहियों को ग्वालियर से हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जाए। अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अमित, क्या जानकारी इस मामले में पुलिस को अब तक मिली है, क्योंकि 2 संदेहियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए पुनीत, बिल्कुल ये पूरा मामला सबलगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां पर 3 सगी बहनें कोचिंग पढ़ने के लिए जाती हैं, लेकिन जब घर पे नहीं लौटती हैं तो परिजनों ने इधर उधर और आस पड़ोस से लेकर के कोचिंग संचालक तक बात की, लेकिन जब छात्राओं का कुछ पता नहीं लगता है तो आके परिजन जाते हैं सबलगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराते हैं। पुलिस ने 353 की धारा में यानी कि अपहरण की धारा में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पुलिस ने 2 संदिग्ध आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और जो परिजन है उनका कुछ लोगों पर आशंका है, उनकी तलाश में पुलिस जुटी है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई इसमें सफलता हासिल नहीं हुई है। और तीनों ही जो छात्राएं वो सगी बहनें बताई जा रही हैं। एक दूसरी क्लास में पढ़ती थी, दूसरी 10वीं क्लास में पढ़ती थी और तीसरी छात्रा है वो 12th क्लास में पढ़ती थी। तो यानी कि तीनों सगी बहनें हैं और कोचिंग के लिए गई थी। इसी दौरान अपहरण होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक जो अपहरण करता है को कोई कामयाबी इस मामले में अभी तक हाथ नहीं आई। बहुत शुक्रिया अमित, आप खबर पर नजर बनाए रखें।
और चलिए अब आपको लिए चलते हैं गुना जिला अस्पताल, जहां व्यवस्था, अव्यवस्था और कुव्यवस्था सब एक ही है। हां, सिविल सर्जन साहब के नजरिए से सब ठीक है, क्योंकि वो तो जागे ही नहीं है। हे आदरणीय माननीय अस्पताल अधीक्षक जी, जाग जाइए। हे आदरणीय माननीय सिविल सर्जन जी, जाग जाइए। जाग जाइए, क्योंकि आप तो एसी की ठंडी ठंडी हवा में गहरी नींद में गोता लगा रहे हैं, लेकिन गुना जिला अस्पताल में आपकी ही नाक के नीचे मरीज आईसीयू में कूलर पंखा चला रहे हैं। जागिए, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं। जागिए, क्योंकि अस्पताल में हाहाकार है। जागिए, क्योंकि मरीज लाचार हैं। जाग भी जाइए श्रीमान, क्योंकि 6 महीने से मरीज हैं हलकान। व्यवस्था, अव्यवस्था और कुव्यवस्था का भेद आपको पता होगा, लेकिन आपके जिम्मे वाले अस्पताल में कुव्यवस्था ही अव्यवस्था और अव्यवस्था ही व्यवस्था बन चुकी है। अपने ही अस्पताल का दौरा करने की अगर फुर्सत ना हो तो चलिए न्यूज 18 लिए चलता है आपको आईसीयू वार्ड की हकीकत दिखाने। आपको तो पता होगा आईसीयू में गंभीर मरीज होते हैं, यहां लगी मशीनें सही तरीके से काम करें, इसके लिए तापमान भी निश्चित होना जरूरी है। भैया आप तो चिकित्सक हैं, हर बारीकी जानते हैं, हर बारीकी समझते हैं। कूलर और पंखे लेके आए थे, उसमें कैसे आप शॉर्ट आउट करेंगे? आज मेरे को सुबह खबर मिली है कि मैं छुट्टी पे गया था तभी लौटा हूँ। आज खबर मिली तो आईसीयू में 2 मरीज पाए गए और वहाँ पे एसी काम नहीं कर रहा, तो ये समस्या काफ़ी पहले से है। उसके लिए प्रयास किए जा रहे थे, उसमें लंबे चौड़े बजट की आवश्यकता है। भोपाल की कंपनी ने उसको बोल रखा है, परंतु मैंने ये भी पाया कि जो मरीज के अटेंडर्स थे उन्होंने, चूंकि एसी नहीं चल रहा, सिस्टर से मांगते तो सिस्टर पंखे भी दे देती। जोर जबरदस्ती करके अपन अपने नागरिक हितों का दुरुपयोग करके शासकीय संस्था में आईसीयू जैसी महत्वपूर्ण जगह पे ऐसी खतरनाक विकल्प लगाना तो गलत है। वाह श्रीमान, धन्य हैं आप और आपकी दलील। आपको किसी अपने की सेहत को लेकर पहले से परेशान मरीजों के परिजनों की गलती तो नजर आती है, लेकिन भीषण गर्मी में 40 डिग्री तापमान में अपने ही अस्पताल की कुव्यवस्था को आप अद्भुत तरीके से नजरअंदाज कर जाते हैं। तो मरीजों का कहना है करीब हमको 15 दिन भर्ती हुए हो गए, हम डॉक्टर और सबसे कह चुके हैं एसी बंद है। मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है। और अगर डॉक्टर्स को उन्होंने बताया होता तो ऐसा संभव नहीं है कि डॉक्टर कोई हवा पानी का इंतजाम ना करते। ये तो और भी गजब कहा आपने। आपको पता नहीं, मरीज मन मर्जी कर रहे हैं, कोई रोकने वाला है नहीं। डॉक्टर से बोलते तो व्यवस्था हो जाती, तो इसका जवाब भी दे ही देते कि आखिर परिजन क्यों घर से ढो ढो कर अस्पताल में व्यवस्था बनाने को मजबूर हो गए। कूलर वगैरह कहाँ से लेके आए? कूलर हम घर से लेके आए हैं, सब सामान अपनी व्यवस्था से ले आए हैं। आप ये पंखा वगैरह सब आप लेके आए घर से? हाँ, सब कूलर पंखे आप लेके घर से आए? यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई? तो आईसीयू है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल के? हाँ। तो आपने बोला नहीं कि डॉक्टर से? बोला था ना। क्या बोले? नहीं कि फिर दिखवाएंगे, बहाने बनाते रहे कि हम दिखवाएंगे, कुछ चालू करवाएंगे, ऐसा बोलते। कितने दिन हो गए एडमिट हुए? 15 दिन हो गए। सच तो यह है श्रीमान की हकीकत के आईने में आपके द्वारा सब सही चल रहा है वाली बात का सच साफ साफ दिखाई पड़ता है। आपसे बस निवेदन यह है कि आदरणीय जाग जाइए। विजय जोगी, न्यूज 18 गुना। भिंड से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर शादी समारोह में फायरिंग हुई है और फायरिंग 1 या 2 फायर नहीं हुए, अंधाधुंध फायरिंग हुई है, जिसमें फायरिंग में एक शख्स को गोली लग गई है। घटना के दौरान मारपीट भी हुई है और इसका वीडियो भी सामने आया है। लोगों से बदसलूकी तक की गई, इसका वीडियो भी सामने आया है। अटेर थाना क्षेत्र के परा गांव की यह घटना है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
कि अंधाधुंध फायरिंग हुई है, एक व्यक्ति को इसमें चोट भी आई है और मारपीट भी हुई है। शादी समारोह का ये पूरा मामला है। शादी समारोह में अटेर थाना क्षेत्र के परा गांव की ये घटना है, जहां पर खूब फायरिंग हुई है, लोगों से बदसलूकी की गई है, मारपीट के वीडियो भी सामने आए हैं और खूब गोलियां चली हैं। भिंड से ये खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि चंबल क्षेत्र के लिए ये बात कोई नई नहीं है, बार बार कानून का उल्लंघन करने की बातें जरूर कही जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे मामले थम नहीं रहे। हर्ष फायर के मामले थम नहीं रहे। रवि हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। रवि रमन, ये भिंड या ग्वालियर चंबल क्षेत्र जो पूरा आता है, वहां पर हर्ष फायर करने के मामले अक्सर हम देखते हैं, लेकिन यहां तो अंधाधुंध फायरिंग हुई है। क्या मारपीट में फायरिंग हुई है? हर्ष फायर हुआ था, मारपीट क्यों हुई, क्या है जानकारी? पुनीत, मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला जो है वो अटेर थाना अंतर्गत ग्राम परा का है, जहां पर रघुनंदन जो कुशवाहा है उनके यहाँ शादी थी। शादी समारोह के दौरान फायरिंग की जा रही थी। कल मंडप भी था और लगन फलदान भी था। तो दिन के समय से ही जो घायल हुए हैं उनके परिजनों ने बताया है कि दिन से ही फायरिंग शुरुआत की गई और रात में भी फायरिंग जब हो रही थी तो जानवरों में इस बात को लेकर काफी भय व्याप्त था और लोगों को भी भय व्याप्त था गाँव में। तो इसका विरोध किया गया। जब इसका विरोध किया गया तो लगातार जो हमलावर हैं उनके द्वारा मारपीट की गई। मारपीट का विरोध करने के दौरान जब डायल 100 को बुलाया तो मौके पर डायल 100 पहुंची, लेकिन डायल 100 ने मामला रफा दफा करके वापस निकल गई। तो देखते ही देखते कुछ समय बाद घटना ने एक विकराल रूप लिया और 2 गाड़ियों में भरकर हमलावर आए, जिन्होंने लगभग बताया गया कि 10 से 20 लोग आए थे, जिन्होंने 20 से 25 फायर किए और गाँव में दहशत फैला दी। और इस फायरिंग के दौरान जो विष्णु कुशवाहा ने बताया कि उनके पिता जो है महावीर, उनके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद बहुत शुक्रिया रवि रमन आपका इस जानकारी के लिए। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बीजेपी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने सियासत को लेकर क्रिकेट पर खुलकर जवाब दिए। साथ ही उन्होंने विराट, कंट्रोवर्सी और पान मसाला का ऐड करने वाले क्रिकेटर्स पर भी बेबाकी से अपनी राय रखी। इस दौरान उन्होंने क्रिकेट भी खेला। गौतम गंभीर का अमीश देवगन के साथ पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। क्या नाम है आपका? अंकित तिवारी। तो अंकित तिवारी, मैं कमेंटेटर बन जाता हूं। करो। तो अंकित तिवारी गौतम गंभीर को बॉल डालने जा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अंकित तिवारी बॉलिंग टू गौतम गंभीर। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट एंड वेल बॉल्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गंभीर साहब आप आए। मेरी जगह आप कमेंट्री करना, भी वर्ल्ड कप आने वाला है। ठीक है, चलिए, मुझे कोई मौका देगा तो मैं जरूर ट्राई करूंगा। और भिलाई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सफेद बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन का नाम रक्षा है। रक्षा और सुल्तान की ये नन्हे शावक संतान हैं। डॉक्टर्स की देखरेख में इन्हें रखा गया है। मैत्री बाघ जू में सफेद बाघों की संख्या इसी के साथ बढ़कर अब 9 पहुंच चुकी है। वहीं पिंडरा से खबर आपको बता रहे हैं। मरवाही वन मंडल इलाके में 5 हाथियों के दल ने डेरा डाला है और लगातार ये फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चिचगोना, कुम्हारी, घुसरिया के क्षेत्र में मकान को इन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया है। वन अमला अलर्ट है और लोगों को हाथियों से दूर रहने के लिए अपील कर रहा है। और इधर बालाघाट की बात कर लेते हैं। वन विभाग की लापरवाही उस समय सामने आई जब जंगल से भटककर भालू गांव में आ गया। इसे रेस्क्यू वन विभाग की टीम नहीं कर पाई। भालू हालांकि ग्रामीण के घर में बंद था, लेकिन देखते ही देखते वहां उसे देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। वन विभाग की टीम, पुलिस की टीम पहुंची जरूर, लेकिन कई घंटे तक भालू को रेस्क्यू वो नहीं कर पाई और भालू चकमा देकर एक व्यक्ति को जख्मी करते हुए गांव से भाग निकला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।